गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः हम जामुन के पेड़ के पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले इस संदर्भ में 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो इस पाठ का। इसके पहले आपने पढ़ा कि जो सेक्रेटरी था वो भागा भागा कवि के पास गया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। उस आदमी के पास जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था उसके पास गया और उसने कहा कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। हमारी जो सरकारी साहित्य अकादमी है उसने तुमको अपना मेंबर चुन लिया है। यह चुनाव पत्र लो। तो जो कवि है, जो दबा हुआ शायर है पेड़ के नीचे, वो कहता है कि मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। ये चुनाव छोड़ो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा। वह कष्ट में था, पीड़ा में था। उसने कहा कि मगर मुझे इस पेड़ से बाहर तो निकालो। वह कराहते हुए इस बात को कहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी क्योंकि वो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उसके कष्ट और उसकी पीड़ा का अनुभव उसकी आंखों में देख करके किया जा सकता था। आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं। आंखें सुख को भी बता देती हैं और अंदर की पीड़ा को भी। तो लेखक का कहना है कि उसकी आंखों में देख करके उसकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी था इसने कहा कि ये हम नहीं कर सकते। तुमको पेड़ के बाहर निकालने का काम हम नहीं कर सकते। हाँ, हम जो कर सकते थे हमने वो कर दिया है। हमसे तुम्हारे बारे में जो हो सकता था, जो हम कर सकते थे, वो हमने कर दिया है। बल्कि अगर तुम चाहो तो हम ये कर सकते हैं कि तुम अगर मर जाते हो तो तुम्हारी बीवी को हम वजीफा दे सकते हैं। तुम अगर इस बारे में प्रार्थना करो, इस बारे में अगर दरखास्त दो, अगर इस बारे में तुम कहो तो हम वह काम कर सकते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। लेकिन तुमको पेड़ से नीचे निकालने का काम हम नहीं कर सकते। मैं अभी जीवित हूँ। इस पर जो कवि है, दबा हुआ जो शायर है, वो कह रहा है कि अरे मगर मैं तो अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। क्योंकि वो अपार कष्ट में था, पेड़ के नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसने रुक रुक करके किसी तरह से ये बात कही कि अरे मुझे अभी जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दावात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। इसने कहा कि मुसीबत यह है, जो सेक्रेटरी आया हुआ था कल्चर डिपार्टमेंट से, उसने कहा कि मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी यह केवल कल्चर विभाग से संबंधित है। हम कलम दावात से संबंधित डिसीजन तो ले सकते हैं, इस संदर्भ में तो काम कर सकते हैं, लेकिन पेड़ काटने का मामला हमारा नहीं है। ये जो पेड़ काटने का मामला है वो कलम दावात से नहीं होता। इसके लिए आरी और कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है।
उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट मार्क करके लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम को माली आता है, जो प्रतिदिन आता था उसके पास, दबे हुए आदमी के पास। सबसे पहले उसने यह सूचना दी थी कि पेड़ गिरा है और पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। शाम को जब माली आया तो उसने उस आदमी को बताया, उस दबे हुए आदमी को बताया कि कल जो तुम्हारी फाइल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चली गई है और कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आकर के इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। माली बहुत खुश था कि कल पेड़ कट जाएगा और यह आदमी जीवित बच जाएगा, लेकिन जो दबा हुआ आदमी था उसका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। उसका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर उसके अंदर जिजीविषा थी, जीने की इच्छा थी। इसलिए किसी भी तरह से किन प्रकार वो अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था और उसके मन में यह इच्छा थी कि किसी तरह कल सवेरे तक जीवित रहना है, उसके बाद वो पेड़ से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जब आदमी आ रहे और कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटने के लिए आते पेड़ को, तब पता चला, विदेश विभाग का आदेश आ गया कि इस पेड़ को न काटा जाए और उसको काटने से रोक दिया गया। कारण यह बताया गया कि आज से 10 साल पहले इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस सचिवालय के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात की आशंका थी कि पिटोनिया सरकार से हमारे जो संबंध हैं भारत सरकार के वो खराब हो जाएंगे, इसलिए इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक कलर चिल्ला करके बोला, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निस्संदेह। जब क्लर्क चिल्ला करके कहता है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, तो दूसरा क्लर्क उसे समझाते हुए कहता है कि मगर दूसरी ओर दो राज्यों के, दो देशों के संबंधों का सवाल है। अगर हम इसको काट देते हैं तो पिटोनिया से हमारे संबंध बिगड़ जाने के संदेह है, आशंका है। और यह भी तो समझो कि जो पिटोनिया की सरकार है, उस पिटोनिया सरकार ने हमारे देश को कितनी सहायता दी है, कितनी मदद किया है। क्या हम उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? क्या हम उसके दोस्ती के लिए, उसकी मित्रता के लिए एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निस्संदेह। कभी जो दबा हुआ है पेड़ के नीचे, उसे मर जाना चाहिए निस्संदेह। जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ
शायर है, कवि है, उसको मर जाना चाहिए। अगर उसको बचाने के लिए पेड़ को काटा जाता है तो दो देशों पिटोनिया और भारत के बीच के संबंध खराब हो जाने की आशंका है। इसलिए हम उसकी दोस्ती के लिए बचाने के लिए, उसकी मित्रता को बचाने के लिए, उस राज्य द्वारा किए गए हमारे मदद को ध्यान में रख करके एक आदमी का बलिदान कर सकते हैं। निस्संदेह कवि को मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सब कुछ स्वीकार होगा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया कि आज प्रातः काल ही प्रधानमंत्री विदेश के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पुटअप करेगा, उनके सामने रखेगा और इस विषय में प्रधानमंत्री अब जो फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा या वही आदेश अंतिम होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। 4 बजे फाइल प्रधानमंत्री के सामने पेश हुई और 5 बजे सुपरिंटेंडेंट लेकर के उस फाइल को, किस फाइल को? वह फाइल जो उस कवि से संबंधित फाइल चल रही थी, कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कभी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, कभी कल्चरल डिपार्टमेंट में और कभी वन विभाग में और अब विदेश विभाग से फाइल होते हुए प्रधानमंत्री के पास गई थी। वो फाइल जिस पर प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था, वो फाइल लेकर के शाम 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि के पास पहुंचा और कहता है कि सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। आते ही वह बड़ी खुशी से चिल्लाया और कहा, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है और इस पेड़ को काट देने के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न होगी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बातें होंगी, उसको सबको अपने ऊपर ले लिया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी लेने से क्या मतलब? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी लेने इसके पहले में आपने देखा कि ये बताया गया था कि इसको पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और पिटोनिया की सरकार हमारे देश को काफी मदद करती है। इसको काट देने से उसके मित्रता में खलल पड़ने की आशंका है, उससे संबंध खराब होने की आशंका है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय बात थी, इससे जो उत्पन्न होने वाली चीजें थी, उस सबकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने सिर पर ले लिया है और इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है। इतनी सी बात थी पेड़ को काट के और उसको निकालने की, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया में उलझ करके अभी तक रह गया और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से छुटकारा हासिल हो जाएगा। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल तोड़ दी गई। कहता है कि अब आदेश मिल गया है, सारी जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री ने अपने सर पर ले ली है। अब तुमको इस संकट से, कौन सा संकट था उसके ऊपर? पेड़ गिरा हुआ था जामुन का, उसके नीचे वो दबा था। तो कहा, ये जो संकट तुम्हारे ऊपर है, जो तुम दबे हुए हो, इस संकट से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। अब तुम्हारी फाइल आज तक चक्कर काटते काटते, कई विभागों से होकर के दौड़ते दौड़ते आज कंप्लीट हो गई। आज इस पर तुम्हारे हित में आर्डर हो गया। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव, चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी। कवि का यह हास्य है। एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबा है, जामुन के पेड़ के नीचे, साधारण सी बात थी, उसको पेड़ को
हटा करके उसको निकाला जा सकता था, पेड़ को काट के उसको निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके विभिन्न विभागों से लेखा पढ़ी के चक्कर में फाइलें दौड़ती रही और अंत में जब तक उसको निकालने का आदेश प्रधानमंत्री के द्वारा मिलता है तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है। कवि का यह व्यंग्य है, यह वर्तमान परिवेश, वर्तमान जो सिस्टम है, सरकारों और सरकारी विभागों की जो स्थिति है ऐसी ही है। एक मजबूर व्यक्ति किसी अपने काम के लिए किसी भी सरकारी विभाग में या दफ्तर में जाता है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह अनावश्यक रूप से उलझा दिया जाता है और वो दौड़ता रहता है क्योंकि वो मजबूर है। और इसी दौड़ने में बहुतों के जीवन समाप्त हो जाते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। और यह योग कहें, जब तक उनकी समस्या का समाधान होता है तब तक उसका औचित्य खत्म हो चुका होता है। यह एक करारा व्यंग्य है इस वर्तमान सिस्टम के ऊपर, समाज के ऊपर और मजबूर लोगों को परेशान करने के ऊपर। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, उसका जीवन भी समाप्त हो चुका था। जब तक फाइल पूरी हुई तब तक उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। आज इतना ही, पाठ समाप्त हुआ। आगे इससे के क्वेश्चन आंसर का भी